हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में हमने मेटल यानी पदार्थ की बात की थी। पदार्थ की हमने उसको क्लासिफाई किया था फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने उसकी फिजिकल स्टेट्स के ऊपर बात की थी, जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर हमने उसका कंपोजिशन देखा था, और जिसमें प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में हमने उसको क्लासिफाई किया था। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, जबकि जो मिक्सचर था उसको क्लासिफाई किया था होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। ओके, देन यहाँ पर हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक एसआई यूनिट्स पर बात की थी। इसके अलावा हमने यहाँ पर उनकी डेफिनेशन देखी थी, और कुछ और हमने यहाँ पर राशियों पर बात की थी, जैसे द्रव्यमान और भार, आयतन, तापमान, और कुछ और क्वांटिटीज देखी जिनके लिए हमने सिंबल यहाँ पर, जिनके लिए हमने उनके एसआई यूनिट्स देखे और साथ ही सिंबल भी देखे। ठीक है ना। देन लास्ट सेशन में साइंटिफिक नोटेशंस पर बात की थी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो आपने बोला था बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याएं जो होती हैं उनका साइंटिफिक नोटेशन के रूप में उनको लिखा जाता है ताकि गणना आसानी से की जा सके। ठीक है ना। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम करते क्या है, अगर कोई बहुत बड़ी संख्या है तो उस बड़ी संख्या में हमें डेसिमल को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बाईं ओर शिफ्ट करना पड़ता है। तो जब दशमलव को बाईं ओर शिफ्ट किया जाएगा तो 10 की घात जो होगी, चर घातांक का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। और जबकि अगर बहुत छोटी संख्या है ना, यानी दशमलव में बहुत छोटी संख्या आपको कोई मिल रही है, तो उस दशमलव को हम दाईं ओर लेकर जाएंगे, और दाईं ओर ले जाने पर जो चर घातांक होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो सिंपली ये भी आपको याद रखना है कि दशमलव को आप किस ओर शिफ्ट कर रहे हैं उस बेसिस पर आपका जो चर घातांक का मान है वो धनात्मक या ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो बाईं ओर ले जाएंगे आप इधर को तो वो धनात्मक होगा, और दाईं ओर को ले जाएंगे तो ऋणात्मक। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखे थे साइंटिफिक नोटेशंस के लिए, जिसमें हमने पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात की थी, यानी गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है वो हमने यहाँ पर देखा। तो आपने बोला जब भी जो आपकी वैज्ञानिक संकेतन है उनका गुणा किया जाएगा, जो चर घातांक होंगे वो जुड़ जाएंगे, यानी जो घातें होंगी 10 की वो जुड़ जाएंगे आपस में, और बाकी जो मूल राशियां हैं, जो संख्याएं हैं, वो आपस में, या डिजिट टर्म जिसके लिए आप यूज कर रहे थे, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम डिवीजन में भी होता है कि डिजिट टर्म तो आपस में डिवाइड हो जाती है, लेकिन जो उनके चर घातांक हैं उनके लिए यहाँ पर गुणा में आपने क्या बोला, वो जुड़ जाते हैं घाते, लेकिन यहाँ पर घाते क्या हो जाती हैं, घट जाती है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने बात की थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ और घटाने पर। तो आपने क्या बोला, जो चर घातांक हैं उनको हमें एक समान करना होता है। ठीक है ना, यानी कि दोनों तीनों जितने भी आप जोड़ रहे हो सभी में चर घातांक समान होने चाहिए। सेम घटाने में भी करना है, चर घातांक को समान कर देंगे, और चर घातांक को समान करने के पश्चात आप जोड़ या घटाना करोगे संख्या। ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक पढ़ने के बाद आज के सेशन में रासायनिक संयोजन के नियमों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या कहते हैं, आपके रासायनिक संयोजन है क्या? हमने बोला कि कोई भी जो पदार्थ है वो आपका रिएक्ट करेगा दूसरे पदार्थ से, केमिकली भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है ना, फिजिकली वो एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, आप बोलते हो। तो यहाँ पर जब केमिकली रिएक्ट करेगा तो कुछ नए पदार्थ आपके बनेंगे, जब केमिकल चेंज होगा वो नया पदार्थ या न्यू सब्सटेंस जब बन रहा है, तो उसकी फॉर्मेशन में आपको कुछ नियमों का, वो जो आपका फॉर्मेशन है बनना, वो प्रोसेस जो है या रिएक्शन जो है वो कुछ नियमों का पालन करती है स्वतः। ठीक है ना, उन्हीं को क्या कहा जाता है, रासायनिक संयोजन के नियम कहा जाता है। ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। ओके, जो भी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है वो कुछ आपकी जो लॉज है, यहाँ पर नियम है, उन नियमों के आधार पर वो अभिक्रियाएं होती। ठीक है ना। These laws are known as laws of chemical combination. इन नियमों को क्या कहा जाता है, इन नियमों को कहा जाता है laws of chemical combination, यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है ना, यानी कि सिंपल सी बात है। देखो, एक सिंपल सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जहां पर एक सिंपल सी रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं, हाइड्रोजन
जहां पर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना, ठीक है। आपने क्या बोला, ये दोनों केमिकली रिएक्ट करें। केमिकली रिएक्ट करने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के कुछ अपने गुण हैं, ऑक्सीजन के कुछ अपने गुण। जब ये दोनों आपस में मिल करके वाटर बना रहे हैं तो वाटर के अपने कुछ और गुण, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के अपने गुण, ऑक्सीजन के अपने गुण, जल के कुछ अपने ही गुण, तो वो इन दोनों के गुण में नहीं पाए जाते ऐसे कि मतलब मिक्सचर में आपको, मिश्रण में क्या बोलते थे, मिश्रण में आप बोलते थे कि अगर चीनी और पानी को मिला दिया है, एक मिश्रण बन गया है, होमोजीनस मिक्सचर है, तो वो फिजिकली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है, ठीक है ना। केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप, चीनी में मिठास होती है, पानी आपका लिक्विड स्टेट में है, तो वहां पर जब आप घोल में देखेंगे तो चीनी की मिठास वहां पर होगी, वो आपको आएगी वहां पर। ऐसा नहीं है कि जो घोल बना है उसके कुछ अलग ही गुण हो, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग गुण देखे और H2O का गुण देखा तो वो बिल्कुल अलग गुण थे, ठीक है ना। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है ये कुछ नियमों का पालन कर, ठीक है ना। पहला आपका नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो आपका द्रव्य उत्पन्न हो रहा है न ही नष्ट हो रहा है, द्रव्य यानी मैटर, पदार्थ की बात। तो कोई भी जो अभिक्रिया है जब उसमें द्रव्य उत्पन्न नहीं होगा, पदार्थ उत्पन्न नहीं होगा, तो यानी कि जो आपका उत्पाद बनेगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, उस प्रोडक्ट के द्रव्यमान में वृद्धि नहीं होगी। अगर पदार्थ आपका क्या नहीं होगा, नष्ट भी नहीं होगा, पदार्थ नष्ट नहीं हो रहा है तो द्रव्यमान में कमी भी नहीं होगी, ठीक है। तो जब वृद्धि नहीं हो रही है, कमी नहीं हो रही है, तो द्रव्यमान उतने का उतना ही रहे। समझ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया होगी, प्रोडक्ट आपके फॉर्म होंगे, एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा, जिसके बाद आपके देखो यहाँ पर क्या हो, एटम्स के रीअरेंजमेंट से क्या समझे, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन के एटम थे, ऑक्सीजन के एटम थे, आपस में उन्होंने रीअरेंज कुछ इस प्रकार किया, बॉन्डिंग की, और वही एटमों ने एक नया उत्पाद बना दिया। कुछ अलग नहीं आया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो पहला नियम है, वो क्या कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान वहां पर जल के रूप में संरक्षित रहेगा, यानी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहेगा, या तत्वों का द्रव्यमान या पदार्थ का द्रव्यमान या जो द्रव्य है वो न नष्ट हो रहा है न ही आपका उत्पन्न, ठीक है ना। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जो पहला नियम आपका दिया गया है, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, ये किसके द्वारा दिया था, दिस लॉ वॉज पुट फोर्थ बाय एंटोनी लेवोजियर इन 1789, 1789 में आपका लेवोजियर के द्वारा ये नियम दिया गया था, जिसके अनुसार इट स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला, द्रव्यमान उतने का उतना ही रहेगा, यानी उतने का उतना ही मतलब क्या, जितना द्रव्यमान रिएक्टेंट्स में था, अभिकारकों में था, उत्पाद का द्रव्यमान भी उतना ही आएगा, यानी अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, देन यह नियम 1789 में एंटोनी लेवोजियर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार यह बताता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके अलावा द्रव्य ना ही नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। ओके, चल इतना नोट करेंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं, 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट produces 3.8 grams of carbon dioxide and 6.2 grams of कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास 10 ग्राम, जिससे आपका क्या बन रहा है, 3.8 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और 6.2 यानी 6.2 आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। आपको इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है लॉ ऑफ केमिकल, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसके, ठीक है ना। चल क्वेश्चन क्या है,
represent this reaction in terms of law of conservation of mass। ठीक है, चलिए करिए। क्या पता है आपको? आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of mass, mass of reactants is equal to mass of products। ओके, तो मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में आपके पास क्या है? 10 ग्राम जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, 10 ग्राम कैल्शियम, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 grams of CaCO3 is equal to क्या हो गया? मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस 3.8 ग्राम ऑफ CO2, 3.8 grams of कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और क्या प्रोडक्ट ना 6.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, 6.2 grams ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं? रिएक्टेंट में आपके पास 10 ग्राम है, 10 ग्राम reactant is equal to 10 grams product of, लिख लो of product, ठीक है। तो आपका रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के इक्वल हो गया ना, 10 ग्राम रिएक्टेंट है, 10 ग्राम ही प्रोडक्ट है, हेंस द अबव रिएक्शन इज प्रूव्ड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये प्रूव हो जाती है उससे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो फॉलो कर रहे हैं। Hence, it is proved that law of conservation of mass is followed by the above reaction। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसको कहा जाता है, सेम एक ही लॉ है, स्थिर अनुपात का नियम जिसे कहते हैं। इस नियम को फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बोला देखो कोई भी जो कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है ना, कोई भी जो कंपाउंड होता है उसमें अलग अलग एलिमेंट के आपके एटम्स पाए जाते हैं और वो जो तत्व हैं उनके भार का एक निश्चित अनुपात होता है जब भी कोई यौगिक बन रहा है, ठीक है ना। जैसे हम H2O की बात कर रहे हैं कि H2O आपका बन रहा है, तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन की यहाँ पर परमाणु है और ऑक्सीजन के परमाणु है जो आपस में केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, तब आपका H2O बन रहा है। तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है
उन दोनों के भार का जो अनुपात होगा वो सदैव निश्चित रहेगा जब भी हम H2O की बात करेंगे। चाहे वो H2O किसी भी प्रोसेस से बन रहा है, किसी भी सोर्स से आप उसको प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी स्रोत से आप उसको निकाल रहे हैं, चाहे वो टैप वाटर है, सी वाटर है, आपका रिवर से आप उसे ले रहे हो, पॉन्ड से ले रहे हो, लेबोरेटरीज में फॉर्म करा रहे हो, किसी भी स्रोत से वो लिया गया है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात सदैव ही निश्चित रहेगा। ओके ना? सो दिस लॉ वाज गिवन बाय French chemist Joseph Proust. This law states that a chemical compound is always found to be made of same elements combined together in fixed proportion by weight. Okay? जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ मेथड्स बट ऑलवेज 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। या आप भारों का अनुपात अगर आप देखेंगे ना तो वो अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा, जैसे कि 12 ग्राम और 32 ग्राम का आप जो है यहाँ पर अनुपात निकाल लीजिए। तो यह बताता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक हमेशा वजन के या भार के अनुसार निश्चित अनुपात में एक साथ मिलकर समान तत्वों से बना पाया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कई तरीकों से, कई विधियों से तैयार किया जा सकता है, लेकिन हमेशा 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ग्राम के अनुसार भी ना समझिए, यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक सा एग्जाम्पल है कि 12 ग्राम और 32 ग्राम आपस में मिल रहे हैं, लेकिन अनुपात देखिए 12 ग्राम और 32 ग्राम का। यहाँ पर सेम आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको अनुपात देखना है भार। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो क्या हो रहा है 2 एटम यानी कि 2 इसका द्रव्यमान आएगा, ऑक्सीजन का 1 एटम यानी कि 60, तो 1:8 के रेशियो में ये अनुपात हमेशा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना आया 32, तो 3:8 का रेशियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी अनुपात में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे और तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बने, ठीक है ना? तो ये आपका सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। डेफिनिट प्रोपोर्शन भी इसे कहा जाता है, स्थिर अनुपात का नियम। ओके, आने वाले सेशन में कुछ और नियमों पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।